नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार और असम की बात करें तो इस समय बाढ़ की विभीषिका अपने चरम पर दिखाई देती है। मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम नदियों के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। बिहार से लगातार खबरें आ रही हैं कि जो नदियां हिमालय क्षेत्रों से नेपाल से बिहार में प्रवेश करती हैं उसमें अथाह जल पहुंच रहा है। जो बराज सीमा पे बने हुए हैं वहां से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और एक बड़ी आबादी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रही है। और इतना ही नहीं, बिहार से खबरें ये भी हैं कि वहां पे कई तटबंध, कहीं कहीं बांध भी टूटने की भी खबरें हैं। इस खबर पर हम ज़्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे। वहीं असम की बात करें तो वहां से लगातार खबरें आ रही है और मरने वालों का आंकड़ा 90 से ज़्यादा पहुंच गया है। और उसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु, काजीरंगा नेशनल पार्क से भी उनके मारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो एक बड़ी आबादी जिसकी संख्या असम में, सिर्फ असम में 30 लाख से ऊपर है, जो बाढ़ से सीधे सीधे प्रभावित हैं। लेकिन क्या राहत की खबरें हैं, किस तरह से बचाव की कोशिशें चल रही हैं, इसको लेकर हम आज अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। पहले कुछ तथ्यों पे नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की स्थिति क्या बन रही है, क्या हमें तथ्य बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, जरा इस पे हम नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो इस समय बिहार की बात करें तो नेपाल से आने वाली नदियां एक मुख्य कारण है और तराई इलाकों में भी बारिश लगातार हो रही है। और इसके अलावा मूसलाधार बारिश का भी दौर लगातार चल रहा है। मानसून भी अपने चरम पर इस वक्त है और ये एक बड़े कारण की तरह है। और नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश हुई है पिछले कई दिनों से, और वो एक बड़ा कारण है कि नदियों में जल बहाव काफी बढ़ गया है। अगर कुछ इलाकों की बात करें जैसे मधेपुरा, यहाँ कोसी नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है, गांव में घुस गया है। कटिहार में NH-31 हाईवे के पानी वहां पे जमा हो गया, जिसकी वजह से किनारे कटने की खबरें हैं। गोपालगंज में 3 दर्जन गांव से ज्यादा बाढ़ की चपेट में, वहां आने जाने के जो संपर्क साधन है वो भी टूटे हुए हैं और महासेतु क्षतिग्रस्त हुआ है। ये वो एक नया पुल था जो चंपारण से जोड़ता था इस इलाके को, वहां पे इस तरह की खबरें हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो जो खड़ी फसल है उसको नुकसान हुआ है। अररिया से खबरें हैं कि वहाँ जितनी भी नदियां हैं जो सीधे नेपाल की तरफ से आती हैं, ऊंचाई से आती है, वो उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर से खबर है कि वहाँ पे बागमती नदी, वहाँ पे जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, जो अभी खबरें थी, लेकिन बाढ़ का कहर लगातार वहाँ पे जारी है। और पावर स्टेशन है वहाँ भी बाढ़ का पानी घुसने की खबरें हैं और इससे प्रभावित। असम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के 26 जिले जहां 3000 से ज्यादा गांव प्रभावित है, 36 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ये ताजा खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसके अलावा 90 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है वहां पे। और इसके अलावा 26 लोगों की जान, इसमें से इन 90 से ज्यादा लोगों में से 26 लोगों की जान सिर्फ भूस्खलन की वजह से गई है। ब्रह्मपुत्र सहित 8 नदियां जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में आती हैं वो खतरे के निशान से ऊपर हैं। गुवाहाटी की ही सिर्फ बात कर लें तो वहां खतरे के निशान से ब्रह्मपुत्र ऊपर है, 1 मीटर तक ऊपर है। और अगर हम बताएं फसलों का जो नुकसान हो रहा है वो लगभग 1.27 लाख हेक्टेयर में जो खड़ी फसल है वहां पे नुकसान हो रहा है। बारपेटा जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, वहां करीब 450 गांव प्रभावित हैं। धुबरी की हम बात करें तो ये सर्वाधिक इस समय प्रभावित जिला दिख रहा है। और इसके अलावा हम और कुछ और इलाकों की बात करें तो धेमाजी, लखीमपुर, ये सब वो इलाके हैं, सोनितपुर, ये सब वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त दिख रहे हैं असम में। और इतना ही नहीं बल्कि आपको और भी खबरों के इलाकों की बात बताएं तो बक्सा जिला है, दरांग, चिरांग, ये सब वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय दिख रहे हैं। इसके अलावा कोकलाझाड़ इलाके, ग्वालपाड़ा का इलाका है, यहाँ जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो लगातार एक बड़ी मात्रा में पानी लेकर पहुंच रहे हैं। तिनसुकिया ऊपरी असम का इलाका, डिब्रूगढ़, कार्बी आंगलोंग जिला भी, ये जो तमाम नदियां हैं और उससे प्रभावित दिख रही हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो 80% हिस्सा डूबे होने की बात कही जा रही है और 66 से ज्यादा जो वहां पे पशु हैं, जंगली जानवर है, उनकी मौत हुई है। लेकिन
राहत की खबर यह है कि 170 से ज़्यादा जो जंगली जानवर हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क के, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, वहाँ से उनको बचाया भी गया है। तो ये एक मोटी मोटी तस्वीर आपको बताएं जो बाढ़ की विभीषिका दिख रही है असम और बिहार में खासकर। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त इस पूरे मसले पे ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा विश्लेषण के साथ। हमारे साथ प्रोफेसर ए के गोसाई साहब है, आईआईटी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर अजीत त्यागी साहब हैं जो पूर्व महानिदेशक हैं भारतीय मौसम विभाग के, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान। और अगर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर अजीत त्यागी साहब। सबसे पहले अगर ये जानना चाहें, इस समय हम देख रहे हैं कि ये जो दो इलाके हैं असम और बिहार के, ये हर साल यहाँ बाढ़ आती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से, हिमालय क्षेत्रों से जो जल जो पहुंच रहा है उसकी मात्रा जो है अप्रत्याशित दिख रही है। क्या कहेंगे इस समय? आपने स्थिति का सही आकलन किया है और इसकी विभीषिका के बारे में भी सब दर्शकों को जानकारी दी है। जैसा कि आपने बताया, इस वर्ष जो हमारे उत्तर पूर्वी और पूर्वी राज्य हैं वहां पर मानसून बहुत सक्रिय रहा और इसके कारण लगातार जून के मध्य से ही वहाँ लगातार वर्षा होती रही है। तो मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ अपने सामान्य से 70% से अधिक वर्षा हो चुकी है और आसाम में भी 20-21% ज्यादा है। और ये लगातार, क्योंकि जो स्पेल शुरू हुए थे 2 स्पेल्स में इतनी अधिक वर्षा हुई है। इसी मानसून में वर्षा होना स्वाभाविक है और ये जो हमारे मानसून क्षेत्र में आते हैं आसाम और बिहार, परंतु हर वर्ष जो परिस्थितियां होती हैं उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो कुछ वर्ष अधिक वर्षा से अधिक भीषण बाढ़ आती है, कुछ वर्ष, परंतु इनकी अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो दोनों राज्य बाढ़ से प्रभावित होने का स्वाभाविक नेचुरल सेटिंग्स हैं वहां पर। आपने बताया पहाड़ों में वर्षा होती है, मैदानी भाग हैं और वहां पर जल संचयन का और जल प्रबंधन का अगर प्रबंध नहीं होगा तो वो स्वाभाविक रूप से बाढ़ के रूप में परिवर्तित होंगे। इसी प्रकार असम में भी देखा जाए तो उत्तर में भी पहाड़ हैं, दक्षिण में भी उसके मेघालय की जो पहाड़ हैं, दोनों तरफ से जो नदियां आती हैं और असम में खुद में भी काफी वर्षा होती है। तो इन दोनों का जो समावेश होता है तो उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न। तो इनकी जो प्राकृतिक स्थिति है वो स्वाभाविक है कि वर्षा ऋतु में वहां अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी। तो हमें इसके लिए प्रबंधन करना होगा। और चूंकि डॉक्टर त्यागी एक बात बताएं इस समय कि जैसा आप कह रहे हैं बिहार जैसे इलाके में 70% बारिश हो गई है, इसका मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून यहां से दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर सकता है, जिस तरह की खबरें हैं कि हो सकता है कि वो दक्षिण की तरफ, झारखंड की तरफ रुख करें। तो क्या उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा बारिश की जहां तक बात है राहत के लिए? क्या हम उसकी चाहेंगे कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो, परंतु लगता नहीं कि निकट भविष्य में अगले 5-7 दिनों में इस प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन होगा। तो अगले 5 से 7 दिन जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान मुझको दिख रहा है आईएमडी की वेबसाइट और बाकी परामर्श के बाद में, तो इन राज्यों में अभी भी 4 से 5 दिन तक वर्षा की और इनके जो कैचमेंट एरियाज हैं वहां पर भी वर्षा की लगातार जारी रहेगी। तो अगले 5 से 7 दिन मेरे ख्याल से ये स्थिति का और इससे भी भीषण हो सकती है। उसके बाद में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है। तो इस प्रकार का मौसम पूर्वानुमान मुझको अभी समझ में आ रहा है। तो और चूंकि ऑलरेडी वाटर लेवल इतना ऊपर है तो अगर सामान्य वर्षा भी हुई तो भी उसको इसमें और समस्याएं पैदा कर सकता है। जी, डॉक्टर त्यागी, असम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? असम में आने वाले वक्त में क्या वहाँ के बारे में पूर्वानुमान है? क्योंकि वहाँ भी कभी इस तरह की खबरें आती कि कुछ इलाकों में पानी का जलस्तर कम हुआ है, फिर बारिश हो जाती है। क्या पैटर्न के लिहाज से क्या कह सकते हैं वहाँ के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, यही पैटर्न अगले 1 सप्ताह तक चलेगा। लगातार वर्षा न भी हो, परंतु 1 सप्ताह में जो मीन रेनफॉल है वो अपने सामान्य से अधिक रहने की है। तो मैं ये आपको ये मानचित्र दिखाना चाहूंगा, अगर आप देख सकें
तो इसमें आपको देखेंगे कि उत्तर पूर्व जो भारत है वो बिहार और असम दोनों यहाँ पर एक्सेस वर्षा है हुई है। तो इसके कारण जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है और ये इसका पूर्वानुमान लगातार दिया जा रहा था, चेतावनी दी जा रही थी कि इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव जारी रहेगा। जी डॉक्टर त्यागी, एक बात और कही जाती है कि यही वो वक्त भी होता है जब ग्लेशियर भी पिघलता है। आपको लगता है वो कितना बड़ा कारण है? क्योंकि हम बात बार बार करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, ये पानी की प्रवाह या कहें पानी की जो मात्रा है उसके लिए इस वक्त कितना बड़ा जिम्मेवार मान सकते हैं? देखिए, ग्लेशियर्स हर वर्ष इस समय में मेल्ट होते हैं, तो वो तो मीन जो इसकी सामान्य जो मात्रा होगी उस इस वर्ष भी हुआ होगा, और इसके ऊपर जो वर्षाफल है उसका सुपर इम्पोजिशन से जो अधिक पानी का जो आगमन होता है पहाड़ों से, वो मुख्य इसका कारण बनता है बाढ़ का। ग्लेशियर तो हर साल गर्मी पड़ती है अप्रैल मई जून में, तो उनसे मेल्टिंग शुरू हो जाती है, तो नेचुरल जो फ्लो है वो रहता ही है। परंतु इसके अलावा हर वर्ष जो वर्षा की स्थिति होती है उससे ये बाढ़ का प्रभाव नियंत्रित होता है। जी, अब बने रहे हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. गोसाई साहब आईआईटी दिल्ली से भी अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर गोसाई, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम जानते हैं कि चाहे सेंट्रल वाटर कमीशन हो या दूसरी एजेंसियां हो, आप भी जिसके साथ जुड़े रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था को लेकर काम करती रही है ताकि जो पानी की जो कैचमेंट एरिया में जो उपलब्धता है, जिस तरह से आवक है, जिस तरह से पानी उसको मॉनिटर लगातार किया जा सके और उस तरह के सेंटर्स भी, उस तरह के स्टेशन भी बनाए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हम बिहार और खासकर असम की हम बात कर रहे हैं, कितना मददगार साबित हो पा रहे हैं? क्योंकि जमीन पे हालात तो बहुत बदतर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जो बारिश के मौसम में पानी आना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम फ्लड कब उसे कन्वर्ट कर देते हैं कि ये फ्लड हो गया है। फ्लड तब हम कहते हैं जबकि जो एरिया हमने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जहाँ पे हमने रिहाइश कर रखी है, वहाँ पे भी पानी आ गया। अदरवाइज तो ये सारा एरिया जो है, जो नदी का एरिया है, अगर हम उसको एनक्रोच नहीं करेंगे तो पानी अपने आप निकल जाएगा और उसे फ्लड नहीं कहा जाएगा। फ्लड तब कहा जाएगा जब आपकी एम्बैंकमेंट जो है उसको ब्रीच करके बाहर आ जाएगा, या आप जहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप फ्लड प्लेन में रह रहे हैं तो वहां पे पानी आ गया तो आप कहेंगे फ्लड आ गया। फ्लड आना एक नेचुरल स्वभाव है हर रिवर का, हर नदी का, और उसमें कितनी बारिश हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है उसका फ्लड का, वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बारिश इतनी हुई है कि वो जो पिछले 100 साल में एक ही बार ऐसी बारिश हुई है, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वो एक्चुअल में फ्लड होगा, और वो अपने जो उसका जो फ्लड प्लेन है उससे बाहर आके उस एरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है जहाँ पे कि आदमी लोग रह रहे हैं, या उन्होंने और स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, अपने मकान बना रखे हैं। यूजुअली जो हर साल आता है वो उसको अगर हम बाकी चीजों का ख्याल रखें तो नदी में इतना जगह होनी चाहिए कि उस पानी को आराम से वो नदी अपने साथ बहा ले जाए। वो क्या रहा है कि हम बहुत से एरियाज जो कि नदी के हैं उसको हम एनक्रोच करते जा रहे हैं। आपने देखा जहां जहां फ्लड्स आए हैं पीछे अलग अलग टाउनशिप्स में भी, वहां पे भी बाद में देखा गया है कि वो जहां पे उन्होंने लोगों ने मकान बनाना। प्रोफेसर गोसाई, एक बात मैं माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बात बताएं कि बिहार की नदियों के बारे में खासकर ये कहा जाता है, और कोसी गंडक के बारे में तो हम खासकर कह सकते हैं कि बहुत सारा सिल्ट गाद लेकर वो आती हैं, और उसकी वजह से जो गहराई है नदी की वो लगातार कम होती जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि पानी नए जगहों में फैलता है और ज्यादा मात्रा में फैलता है। तो क्या ये नदियों की प्रकृति ऐसी है, उनका ऐसा नेचर ही है जो इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहा है, या इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि जब ऊपर से नेपाल से जो पहाड़ों से जब भी पानी आता है वो इतने
इतने इतने तीव्र बहाव से आता है कि उसके साथ बहुत सारी जो मिट्टी है, सिल्ट है, वो भी साथ में आती है। जो ही बिहार में आने के बाद उसमें आगे उसको ज्वाइन होना होता है गंगा में। तो ये वाला एरिया टोटल फ्लैट है। पिछले हजारों करोड़ों सालों से ये एरिया जो है, यहाँ पे ऊपर से मिट्टी आती है, यहाँ पे आके जम जाती है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है। पानी में जब बहाव नहीं रहेगा तो वो मिट्टी को साथ में लेके नहीं जा सकती। तो इसलिए जब हम उसको बांध में कन्वर्ट कर देते हैं, बांध के अंदर ले जाते हैं जाके, चाहे कोसी हो चाहे बागमती हो, ठीक है, हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम उसको बांध बना दें जी। अब बांध के अंदर भी उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे वहां बढ़ता जाएगा और बाहर के लेवल से काफी ऊंचा हो जाएगा। जब भी बांध टूटेगा जी, तो बाढ़ जो है बहुत ज्यादा भयानक रूप में आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि हम बाढ़ के पीछे हैं, बिल्कुल उसमें बांध के पीछे हैं, लेकिन जो ही बिल्कुल प्रोफेसर गोसाई। और तो आई थिंक ये वाला जो चीज है ना, ये इस एरिया का फ्लैटनेस जो है जी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक तो है। बिहार में फ्लड्स अभी आ रहे हैं, आने वाले टाइम में भी आते रहेंगे। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसे आप अपना जो लोगों को वहां पे बसाएं ताकि फ्लड के टाइम में उनका नुकसान ना हो, उनका जान और माल का नुकसान ना हो। जी प्रोफेसर गोसाई, अब हम सीधे रुख करेंगे असम का। वहां पे क्या है जमीनी हालात, इसकी ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमल बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, क्या है इस वक्त ताजा जानकारी और आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या मौसम विभाग कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले ही असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से लेटेस्ट फ्लड रिपोर्ट जारी किया गया था। और अगर हम लोग आज के रिपोर्ट और कल के रिपोर्ट में को देखें तो इसको मतलब यही में मुझे बोलना पड़ेगा कि सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है। कल जो 36 लाख पीपल अफेक्टेड थे, आज ये आंकड़ा बन के लगभग 40 लाख हो गया है और 27 डिस्ट्रिक्ट फिलहाल अफेक्टेड है। और कल के दिन में पिछले 24 आवर्स में 5 और लोगों की मौत होने के कारण कुल मिला के जो फ्लड की वजह से जो डेथ टोल है वो 71 हो गया है। तो सिचुएशन काफी गंभीर बना हुआ है फिलहाल असम में। अगर हम लोग एम्बार्कमेंट के बारे में बात करेंगे, अब तक कुल मिला के 191 एम्बार्कमेंट डैमेज हो चुका है। लगभग 140 जो कंक्रीट ब्रिज है वो डैमेज हो चुके हैं और मोर देन 1400 रोड्स डैमेज हो चुके हैं। तो काफी हद तक यहाँ पे डैमेजेस हुए हैं, जान माल की नुकसान हुआ है। अगर डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताएं तो 14 लाख से भी ज्यादा बड़े जो डोमेस्टिक एनिमल है वो अफेक्टेड हुए हैं। छोटा एनिमल की बात करेंगे तो लगभग 8 लाख छोटा एनिमल डोमेस्टिक एनिमल अफेक्टेड हुए हैं। तो काफी हद तक यहाँ पे डैमेज दिखने को मिल रहा है और अभी भी हालत गंभीर बना हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी जगह जगह पे जो थंडर शावर या फिर लाइटनिंग या फिर हैवी टू रेनफॉल होने का संभावना अभी भी बताया गया है आईएमडी के द्वारा। तो अगर ऐसा होता है, अगर आने वाले दिनों में बारिश होते हैं तो सिचुएशन और भी गंभीर होने का चांसेस है, तो और भी लोग पीड़ित होने का चांसेस है। तो इस वक्त ठीक है, सरकार की कोशिश यही है कि जबकि ये सिचुएशन के जो हम लोग डील करने का कोई दूसरा उपाय है नहीं, लेकिन इसलिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को एक्सटेंसिव करने का जो कोशिश जारी है, लोगों को फ्लड रिलीफ दिया जाए, तो ये सभी कोशिशें यहाँ पे जारी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद कमल आपका इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो अब 40 लाख तक असम में पहुंच गई है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार और असम दोनों को मिला ले तो लगभग 100 एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें भी अपना काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर अजय त्यागी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्यागी, ये हमें समझाएं कि जिस तरह की परिस्थितियां बारिश की वजह से बन रही हैं, क्या उनका पूर्व आकलन किया जाता है, किया गया होगा निश्चित तौर पर, और उसके हिसाब से किस तरह की तैयारियां होती है? और जो खबरें जो हम देख रहे हैं, क्या उन तैयारियों के मद्देनजर ये खबरें आपको लगती हैं सही है? क्योंकि जो प्रभावितों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जैसा कि डॉक्टर गोसाई ने भी बताया कि ये नेचुरली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, तो यहाँ हर वर्ष बाढ़ आना स्वाभाविक है। और इनका जो सॉल्यूशन है वो भी इन एरियाज में किस प्रकार से बाढ़ को कम किया जाए वो भी डॉक्टर गोसाई ने भी बताया कि ये जो ड्रेजिंग जो रिवर बेड्स हैं, यहाँ सिल्ट आने के कारण इनका सबका स्तर बढ़ गया है।
एनक्रोचमेंट हुए हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। लेकिन डॉक्टर त्यागी एक बात और कही जाती है जी कि खासकर कि कम समय में ज्यादा बारिश, ये एक फिनोमेना डेवलप हुआ है ना। ज्यादा बारिश बहुत कम समय में नहीं हो नहीं जाती है, शायद नहीं इसकी नहीं वजह से वो नहीं नहीं नदियां वो वो संभाल नहीं पा रही। नहीं नहीं वो फ्लैश फ्लड वाली सिचुएशन होती है, वो अलग है। हम्म। वो अलग है, वो भी होती है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये तो लार्ज स्केल फ्लड्स हैं। ये जो लोकलाइज्ड इंटेंस रेनफॉल के कारण नहीं होती है। ये व्यापक स्तर पर जब मानसून सिस्टम्स या मानसून स्थिति जो लगातार कुछ दिनों तक बनी रहती है बड़े क्षेत्र में, फुटहिल्स में, हिमालयाज में, जब जाकर ये एक रिवराइन फ्लड्स डेवलप होते हैं। जो इंटेंस रेनफॉल है वो होता है तो फ्लैश फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स या आती हैं तो वो उनका रिजल्ट होता है। इन दोनों का सम्मिश्रण से भी लोकलाइज फ्लडिंग ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर हो सकती है। पर जो ये फ्लडिंग इस वर्ष हो रही है या इन समय में होती है, वो अधिकतर मानसून सिस्टम्स की जो सिचुएशंस होती हैं, जो कि इसका कि हम पूर्वानुमान मध्यावधि में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अब देते हैं कि 5 से 7 दिन पहले किस प्रकार की वर्षा वहां पर होगी, मीन रेनफॉल। उसके अनुसार अगर ये एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू करती हैं तो ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। परंतु बाढ़ क्यों आती है, आएगी, ये सब के लिए लेकिन तो डॉक्टर त्यागी, इस तरह की खबरें हमें लगातार मिलती रहती हैं कि हर साल कुछ नए ऐसे इलाके होते हैं जहां पानी चला जाता है, घुस जाता है, और जो बाढ़ का दायरा है वो लगातार जो है वो बनता बिगड़ता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके डॉक्टर गोस्वामी बिल्कुल इसका सही जवाब दे चाहेंगे। मोटे रूप से तो मैं यही कहूंगा कि एम्बार्कमेंट्स जहाँ टूट जाते हैं, जहाँ वीक एम्बार्क हैं, जो तटीय उन पे बनाए गए हैं, या एनक्रोचमेंट हो गया है कहीं पर, बांध से ज्यादा पानी रिलीज हो गया है बिना सूचना के, तो इसके कारण जो ये आपात स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, ये हाँ, तो ये मुख्य कारण है। पर डॉक्टर गोसाई निसंदेह इस बारे में अधिक जानकारी। तो मैं डॉक्टर गोसाई के पास ही चलता हूं, और डॉक्टर गोसाई यही हमें समझाएं कि जो नए क्षेत्रों में जो पानी घुस जा रहा है उसके बारे में क्या आप कहेंगे? ये एक सामान्य प्रक्रिया है? क्योंकि इसके बारे में एक बात कही जाती है कि हम जैसे जैसे एम्बैंकमेंट्स या कहें तटबंध हम बनाते जाते हैं, तो जहां नहीं बने होते हैं उन इलाकों में पानी बहुत तेजी से घुस जाता है। नहीं, देखिए होता क्या है कि पानी वहाँ पहले तो हर कैचमेंट का अपना एक एरिया है उसमें कितना पानी नदी में आएगा वो डिसाइड करता है कि बारिश कितनी हुई उस कैचमेंट में, और उसके बाद बारिश कितना कन्वर्ट हो पाएगी उसमें रन ऑफ में। अगर बारिश हुई है और कैचमेंट बिल्कुल ड्राई है तो उसमें रन ऑफ कम आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी सोख लेगी जमीन। लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी पहले से ही वो बिल्कुल सैचुरेटेड है सॉइल, तो सारा का सारा पानी नदी की तरफ जाएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरा ये है कि सारी कैचमेंट में बारिश हुई या कुछ हिस्सों में हुई। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है। आई थिंक मेन मुद्दा ये है कि हम अपनी नई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको रन ऑफ, रेनफॉल को रन ऑफ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो वो आजकल हम कर रहे हैं। आईआईटी और आईएमडी के साथ मिलके हमने, आईएमडी आजकल 7 दिन पहले बता देता है कि बारिश कितनी आने वाली है अगले 7 दिन में, वो रेनफॉल फोरकास्ट करते हैं। और हमने पिछले साल आईएमडी के साथ मिलके उस रेनफॉल को हर बेसिन के ऊपर कन्वर्ट किया है कि अगर इतनी बारिश अगले 7 दिन में आने वाली है तो हर जगह पे, हर बेसिन के किसी एक भी लोकेशन में जहाँ पे भी आप चाहें नदी में कितना पानी आएगा अगले 7 दिन में, वो हम हर रोज बता रहे हैं। एक हमारी साइट है जो कि हमने डेवलप करी है, एक आईआईटी के एक इनक्यूबेटिव कंपनी है और आईआईटी में हमने आईएमडी के साथ मिलकर किया है। ये चीज जो है, ये चीज जरूर बहुत अच्छी तरह से यूज की जा सकती है जान और माल की हिफाजत करने के लिए। अगर आप 7 दिन पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे इतना पानी आने वाला है, इतना डिस्चार्ज आएगा, इतना फ्लो आएगा, तो आरडीएफ की जो टीम्स हैं दे कैन बी डिप्लॉयड एंड दे कैन गेट ए लीड टाइम। तो इसलिए हमने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग जो है वो एक तरीका है जिससे आप जान और माल का नुकसान कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप फ्लड जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, और आखिरी मामला, समय खत्म हो रहा है। आखिरी में डॉक्टर त्यागी हमें ये बताएं कि एक बार बार कही जाती है हर बार बात कि फ्लड मैनेजमेंट, यानी किस तरह से इस आपदा को मैनेज किया जाए। इस स्तर पे पिछले सालों में हमारे यहाँ क्या कुछ बदला है,
और बदला है तो उसकी क्या कुछ झलक दिख रही है हमें इस बार असम बिहार जैसे इलाकों में? इसका बारे में मैं कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं, पर जैसा डॉक्टर गोसाई ने बताया कि अब हम रेनफॉल फोरकास्ट और फ्लड फोरकास्ट एक सप्ताह पूर्व एजेंसीज को दे रहे हैं, स्टेट को भी सेंट्रल एजेंसीज को भी मिल रहा है। यह संयुक्त प्रयास है। इसमें अगर स्टेट की प्रोएक्टिवली काम करें, पर उन्होंने जो बताया कि उससे फ्लड नहीं रोका जाएगा। फ्लड रोकने के अलग स्तर पर लॉन्ग टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान होना होगा, परंतु जो जान माल की जो नुकसान है, अगर एक सप्ताह पहले इसकी वार्निंग हमको समय पर मिल जाती है तो निसंदेह उसमें हम तो ये वार्निंग मिल रही है हमें लगातार? ये दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। हेवी रेनफॉल फोरकास्ट जाता है, फ्लड की जैसे डॉक्टर गोसाई ने बताया वो ये उनके द्वारा भी जा रही है वार्निंग्स, तो ये है अवेलेबल। अब इनको किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स और अदर एजेंसीज उसको यूज कर रही हैं, CWC उन्होंने यूज करना शुरू किया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। इसी प्रकार से SDRF, RDF, तो जो जान माल की पर्टिकुलरली लाइव्स की जो सेविंग्स हो रही हैं उसमें इन वार्निंग्स का जरूर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपने दोनों अतिथियों का, डॉक्टर AK गोसाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर अजीत त्यागी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह की स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि तकनीक का सहारा लेकर लगातार विश्लेषण और लगातार जो है ज़मीन पर काम करके स्थितियों का आकलन किया जा रहा है। हालांकि जो बाढ़ है वो आएगी, लेकिन किस तरह से तमाम तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर और लगातार जो रेस्क्यू राहत बचाव के कार्य की वजह से काफ़ी लोग जो है उनकी जान बचाई गई है, पशुओं की जान बचाई गई, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जिस तरह की आशंकाएं, जिस तरह के पूर्वानुमान है वो बताते हैं कि बिहार के कुछ इलाकों में आने वाले वक्त में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। असम में भी ये ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।